recording. Okay, hollow sphere. It's a hollow sphere. So hollow sphere means it's like this way. Suppose कर लो कि hollow sphere है, ठीक है? Hollow sphere इस तरह से रहेगा. इसका मास क्या है? m. और r क्या है इसका? Radius. So what is the electric field and gravitational potential and gravitational field due to hollow sphere? So first of all, gravitational field. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करता हूँ ना, ग्रेविटेशनल फील्ड लेता हूँ और राइट हैंड साइड पे लेता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. पोटेंशियल दैट्स वी. तो सी है फॉर्मूले देखता हूँ दोनों के. फर्स्ट वन, स्मॉल आर लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ hollow sphere. तो सी हियर देयर आर टू केसेस. फर्स्ट केस, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम है, ये तो फर्स्ट केस हो जाएगा. एंड सेकेंड केस, अगर ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है या ग्रेटर है, देन व्हाट विल हैपन. तो आई एम गिविंग यू फॉर्मूला डायरेक्टली विदाउट एनी डेरिवेशन. मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग करेंगे आगे चल के, ठीक है? तो फिर इसका फॉर्मूला होता है इनसाइड, मतलब ये आप बोल सकते हैं ये इनसाइड है और ये वाला जो है वो आउटसाइड है, यही मतलब हुआ ना. तो इनसाइड में फॉर्मूला होता है 0. क्यों? मैंने आपको बताया था हॉलो स्फीयर के अंदर अट्रैक्शन नहीं होता है. जब मैं डेप्थ का बता रहा था मैंने बोला था हॉलो स्फीयर के अंदर अट्रैक्शन नहीं होता. तो अगर हॉलो स्फीयर है तो अंदर फील्ड 0 होती है. देयर इज नो नेट फोर्स, नो अट्रैक्शन, फील्ड इज 0. और जो बाहर होता है दैट इज gm अपॉन r स्क्वायर. r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? सो व्हाट अबाउट द ग्राफ? इसके ग्राफ का क्या हो, ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं. जस्ट हियर लेट मी सी द ग्राफ फर्स्ट. मैं ग्राफ को समझने की कोशिश कर. सी हियर लेट मी ड्रॉ ग्राफ फर्स्ट. तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ये लाइक दिस वे. लेट्स से अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस पे ले लेता हूँ फील्ड और r एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ. यहाँ पे r की वैल्यू 0 रहेगी. तो आप देखो जब इनसाइड होता है तो ग्राफ कैसा है? इनसाइड होता है तो ग्राफ e की वैल्यू 0 है, वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 0 ही है. हाँ, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आएगा, जैसे ही वो सरफेस पे आएगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी. तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू gm अपॉन r. यहाँ पे आ जाएगा. और उसके बाहर जाएगा तो r की वैल्यू बढ़ेगी तो e की वैल्यू कम होती जाएगी. तो ग्राफ कैसा होगा? इट्स लाइक दिस वे. तो पहले 0 होती है, सरफेस तक 0 रहेगी, सरफेस के बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो ऐसे कम होने लगता है. दैट इज हाइपरबोला. ये हॉलो स्फीयर का समझ में आया. इसी तरह पोटेंशियल का भी होगा. पोटेंशियल का देखो जरा. पोटेंशियल फर्स्ट केस, एक सेकेंड, फर्स्ट केस and then second case, small r is less than r and it is greater than equal to radius. तो पोटेंशियल क्या होगा? मतलब इनसाइड और आउटसाइड की बात हो रही है. इनसाइड होता है दैट इज इक्वल टू माइनस
m upon r, कल ही डिराइव किया था, देखो कल हमने डिराइव किया था ना दिस वन, ये फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, इनसाइड ये रहता है। सो इनसाइड ये होता है और इनसाइड कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। हाँ, आउटसाइड का आप बोल सकते हैं दैट इज माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। अच्छा, ग्राफ कैसा होगा सी हियर? व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस वन? सी हियर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सी हियर ये पोटेंशियल है और ये आर है, ये रेडियस है। तो मैंने क्या बताया, इनसाइड तो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इनसाइड इट इज कांस्टेंट, तो इनसाइड जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद वो इस तरह से जाता है, ठीक है। तो रिमेम्बर इनसाइड वो पूरा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है दैट इज माइनस जी एम अपॉन आर। दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, निगेटिव में ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम किधर होगा? मैक्सिमम इधर होगा, या जब v की वैल्यू 0 हो जाएगा एट इंफिनिटी। 0 बड़ा होता है कि माइनस बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है, तो धीरे धीरे वो ऐसे जाएगा एंड इट विल टच द x एक्सिस एट इंफिनिटी लाइक दिस। प्लॉट दोनों ग्राफ समझ में आया? ये मेडिकल और महाराष्ट्र सीटी में से वैल्यू पूछते हैं, फॉर्मूला पूछते हैं, ग्राफ पूछते हैं, ठीक है। जेई में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे। ओके, ओपन दिस वन, ये कॉपी कर लीजिए हॉलो स्फीयर का। Already got this graph? आपको ग्राफ समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ, याद रखना यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, इस रीजन में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा और इस रीजन में स्मॉल आर लेस देन आर। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल होता है, इस रीजन में स्मॉल आर लेस देन आर और इस रीजन में स्मॉल आर ग्रेटर देन आर होता है। हाँ,
सर डन। ओके, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कंप्लीटली। ये हॉलो स्फीयर है। एक और आता है मेडिकल और उसमें महाराष्ट्र सीईटी में सॉलिड स्फीयर का, जेई में भी आता है, लेकिन जेई में थोड़ा ज्यादा भी आता है। दूसरा है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर भी वैसे ही है। सपोज कर लो कि ये सॉलिड स्फीयर है, सपोज कर लो, एंड दिस रेडियस आर। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड ले लेंगे, और इधर ले लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नो, okay, this one here. ओके, इसमें भी दो केसेस हो जाएंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इसमें भी क्या होगा, स्मॉल आर इज लेस देन आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इसमें भी दो केसेस हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड में कोई इश्यू नहीं, आउटसाइड में फॉर्मूला सेम रहता है। आउटसाइड में फॉर्मूला सेम रहेगा, जो इसमें था वो इसमें भी रहेगा। आउटसाइड में फॉर्मूला सेम रहता है, आउटसाइड में कोई इश्यू नहीं। आउटसाइड में फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन GM/R²। इनसाइड का प्रॉब्लम आता है, इसमें इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, G∠M r²। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू R है, स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो सी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इट्स लाइक दिस वे। ये E है, ये स्मॉल r इज इक्वल टू R है, ये स्मॉल r इज लेस देन R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ लाइक दिस वे। ऐसे रहता है, लाइक दिस। यहाँ पे 0 होगा, R की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। R इज 0 हियर, तो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सरफेस से मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू GM/R। मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद फिर वो कम होने लगता है, हाइपरबोला। तो ये हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का। इसका देखो फील्ड का, इसका क्या होता है सर, वो फॉर्मूला कैसे आया इनसाइड वाला? कौन सा इनसाइड वाला फॉर्मूला? हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं बेटा, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। ओके, यहाँ पे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। इसलिए हम देखो ये क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्फीयर लिया है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जानते हो क्या करते हैं हम लोग, मैं समझा रहा हूँ बेटा फॉर द टाइम भी। जैसे यहाँ पे स्फीयर लिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करेंगे, इसको चार्ज दे देंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो वहां पे हम डेरिवेशन करके बताते हैं। दोनों जगह नहीं करते, ट्रेडिशन है कि यहाँ पे नहीं करते हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं, और उसका कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिराइव करेंगे, तो एक ही बार डिराइव करना होगा ना, बार बार डिराइव नहीं करेंगे। ओके, विल स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिमेंबर दिस। हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार।
V is equal to minus GM E R cube minus R square upon 2 R square, शायद ये होता है। अगर R की वैल्यू 0 मतलब एट सेंटर, सो सेंटर पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज R की वैल्यू 0 रखेंगे तो -3/2 GM अपॉन R। तो इनसाइड का थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जे में भी पूछते हैं और नीट में भी पूछते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, स्टार लगा देते हैं, डबल स्टार, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इनसाइड वाला, ठीक है। अच्छा, आउटसाइड वाले में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस वही फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू -GM अपॉन R। इसका ग्राफ कैसे होगा? लेट मी ड्रॉ इट, उसके बाद कॉपी कर लेना, ग्राफ देख लो। ये V है, ये R की वैल्यू 0 है, यहाँ पे R की वैल्यू कैपिटल R होगी, ये R लेस देन R है, ये R ग्रेटर देन R है, R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आपने भी देखा जो ग्राफ में प्लॉट कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ जाता है, ये R0 मतलब सेंटर, सेंटर पे कितना आया था हमारा, V is equal to -3/2 GM अपॉन R, दिस इज ए सेंटर। फिर ये सरफेस आ जाता है, इनसाइड वाला तो मैंने बता दिया, इनसाइड वाला बताया, इनसाइड होता है -G कैपिटल M 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2R, अच्छा वो स्क्वायर, ये 2R क्यूब है, दिस इज क्यूब हियर। सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे -GM अपॉन R हो जाएगा, और आउटसाइड क्या होता है, दैट इज V इज इक्वल टू -GM अपॉन स्मॉल r, और इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है, एट इन्फिनिटी 0 is the maximum value, remember 0 is the maximum and this is minimum, ये मिनिमम है, रिमेम्बर। और यहाँ पे मैक्सिमम 0 कम होता है और 0 ज्यादा होता है, माइनस छोटा होता है। तो इसमें इनसाइड, ये आउटसाइड, ये एट द सरफेस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ गया, बस और क्या। इनसाइड वाला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कॉपी करना, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, सॉलिड स्फीयर का पहले इधर ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर पोटेंशियल कॉपी कर लेंगे। आपने कहाँ से स्टार्ट किया आज? मैंने अभी स्टार्ट किया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर हॉलो स्फीयर का कराया था ना पहले, आज हमने फिर हम फील्ड ये स्फीयर का बता रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या? क्या जी, अरे अभी आए हो तो लिख लो ये वाला, बाकी जो मिस हो गया है वो रिकॉर्डिंग से कर लेना, एक पे छोड़ दो बस, और क्या। सर थोड़ा नीचे से
हेलो हेलो मनीष चे पेरेंट्स बोलतात सर मैं देवा पाटिल कॉलेज डॉक्टर से बात कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए 11th के लिए मनीष साइंस लेने वाला है क्या हाँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रही हूँ मतलब अभी 10 अभी पास आउट हो जाएगा तो यस मैं स्क्रॉल करूं क्या? देख लीजिए वाला ग्राफ आपको पूरा देखना पड़ेगा। वी वाला ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है। Yes, sir. Sir, scroll down, please. ये आप लोग से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप पूछेंगे कि इनसाइड में कैसे चेंज होता है, आउटसाइड में क्या फॉर्मूला होता है, इनसाइड क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, या फिर कौन सा ग्राफ करेक्ट है स्फीयर और हॉलो स्फीयर के केस में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ जेई में आएंगे तो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे इस पे। सर ये होल ग्राफ सीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो सीईटी में सब कुछ इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये वाला ये पोटेंशियल इंक्लूड किया गया, फील्ड इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन आप पढ़ लीजिए सीईटी के लिए। ओके ठीक है। मतलब ग्राफ देख के चले जाना, और क्या है। Yes, sir. तो दोनों ग्राफ हो गए तो ऑलमोस्ट हमारा ग्रेविटेशन खत्म हो गया। अच्छा एक बात और था, क्योंकि बच्चों के पास बुकलेट वगैरह नहीं थी तो हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। अभी ऑनलाइन तो चलो मैं शेयर भी करके करा सकता हूँ, बट ऑफलाइन में क्या था कि प्रोजेक्टर भी उतना आज नहीं था। तो आज मैं तो एक्चुअली पैरेलल चला रहा हूँ क्योंकि बच्चे आपस में मिक्स होंगे फिर। तो फिर थोड़ा सा मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने ग्रेविटेशन रोका था। आप क्या करिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट लर्न ऑल द फॉर्मूलेस फर्स्ट ऑफ ग्रेविटेशन के, लर्न ऑल फॉर्मूलेस। प्रॉब्लम करने से पहले आप सारे फॉर्मूलेस को माइंड में पहले थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। लर्न ऑल फॉर्मूलेस, एक दो दिन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इन द मीन टाइम लर्न ऑल द फॉर्मूलेस ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। गॉट इट एवरीवन? हेलो Yes, sir.
ओके, तो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन 1-2 दिन रुक के करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका भी नहीं हो पाया था। तो इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने उन लोगों को, तो आपको भी दे देते हैं। सो अच्छा, ये चैप्टर सीबीएसई में क्लास 11th में है, लेकिन स्टेट बोर्ड के, हाँ स्टेट बोर्ड में भी है ये चैप्टर। स्टेट बोर्ड में ये स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर क्या है, मैकेनिकल, लिख लो चैप्टर का नाम। ये क्लास स्टेट बोर्ड का 6 या 7 चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सर और कितने चैप्टर्स बाकी है 11th के बेटा, 11th के काफी चैप्टर्स बाकी। चैप्टर का नाम लिख लिया, मैकेनिकल चैप्टर के नाम तो एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी के 2 बुक है ना, भी 1 बुक हुआ, 1 बुक पूरा रह गया है, मतलब यू कैन से 7 चैप्टर्स आर लेफ्ट। NCERT having 2 books, 15 chapters are there total in 11th. So we did adding 7 chapters. Okay. But लेकिन अब जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। Right on the heading mechanical properties of solids. It's not a big chapter. It's quite easy chapter also. ये easy chapter में consider किया जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको। Okay. तो लुक हियर, हम लोग पढ़ने वाले फोर्स के बारे में। आप कहेंगे फोर्स के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, सो लेकिन हमने जो फोर्स पढ़ा था वो क्या करता था? फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे जो फोर्स होगा ना, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। Deforming force is an external force which can change shape or size or both of an object, तो एक जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मेशन का इंग्लिश मीनिंग होता है चेंजिंग शेप और साइज। शेप और साइज चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मेशन, मतलब उसके शेप में चेंज हो गया, साइज में चेंज हो गया, डीफॉर्मेशन हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स और होता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो इंटरनल फोर्स होता है, वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अप्लाई करते हैं in order to recover its original state। आप कहेंगे कैसे? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सही है, अगर सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से अगर मैं यहाँ सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, लुकिएगा यहाँ पे हम एक ऐसे बॉक्स जैसा कुछ ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई बॉक्स जैसा है कुछ है, ठीक है। ओके, अब समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तुम इसको, इसके शेप को चेंज करना चाहते हो। सो आप क्या कर रहे हैं? इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ये फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ना, इसको अपोज करेंगे। तो मॉलिक्यूल विल अपोज, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अपना एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। दे विल अप्लाई देयर रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब ये क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब यहां दो फोर्सेस लग रहे हैं। मैं लगा रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स और मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल बोल सकते हैं। एक्सटर्नल शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स शेप और साइज को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, शेप चेंज कब होगा? एक्सटर्नल फोर्स जब ज्यादा होगा तो शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हुआ तो? अगर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या शेप चेंज होगा? यस बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं होगा ना। नो। अगर सपोज कर लो कोई आयन का ऑब्जेक्ट है, तुम उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो टूटेगा? क्या जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स कम है, उसका इंटरनल फोर्स ज्यादा है। यही मतलब हुआ ना। तो हमने दो फोर्स की बात की, एक शेप और साइज को चेंज करता है, दूसरा शेप और साइज को रिकवर करता है। अच्छा, जो ग्रेटर होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। अगर एक्सटर्नल ग्रेटर होगा तो चेंज हो जाएगा, अगर इंटरनल ग्रेटर होगा तो चेंज नहीं हो पाएगा। हार्गोटिंग, और दोनों इक्वल होंगे तो बिल्कुल बैलेंस होगा, जिस स्टेट में उसी स्टेट को मेंटेन रखेगा। ठीक है। अच्छा, जस्ट कॉम्प्रेंड दीस टू डेफिनेशन। तुम आगे प्रोसीड करो, हेडिंग लिखो, नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। टॉपिक लिखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सर, हाँ यस सर ये डायग्राम वापस when समझा। internal force is greater and equal to the external force, in both the cases the original state will be maintained ना? नहीं, एक्चुअली देखो ऐसा होता है ना कि इंटरनल फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक एक्सटर्नल लगेगा नहीं। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि एक बात बताओ, जब हम किसी में चेंजेस करेंगे ही नहीं तो वो रिकवर करने की कोशिश क्यों करेगा? जैसे मान लो स्प्रिंग है, जैसे, अच्छा ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूं तो उसका शेप चेंज होता है। रबर बैंड है, रबर बैंड को मैं स्ट्रेच करता हूं तो उसका लेंथ चेंज हो जाता है। रबर बॉल को स्क्वीज करूंगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा हुआ है, मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो रिकवरी के लिए इंटरनल फोर्स अपना डेवलप करेगा? क्या नहीं करेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो फोर्स रहेगा, दैट इज इंटरनल। मॉलिक्यूल्स का फोर्स तो रहता है, एटम वाइब्रेट करते हैं, ये सब तो करते हैं, वो तो रहेगा। बट एक्सटर्नल तभी आएगा ना जब इंटरनल, जैसे इंटरनल मतलब रेसिस्ट कर रहा है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो रोकने की कोशिश तभी करेगा ना जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। इंटरनल फोर्स विल ट्राई टू स्टॉप इट। लेकिन जब एक्सटर्नल लगा ही नहीं रहे तो इंटरनल कहां से आएगा? तो बेसिकली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले एक्सटर्नल आया और उसको काउंटर करने के लिए इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, मॉलिक्यूल्स ने डेवलप किया। इज इट क्लियर? व्हाट इट कॉम्प्रेंड दीस टू डेफिनेशन। डन सर। अब मैं स्क्रॉल करूं एवरीवन? यस सर। Okay. Now look here.
all the substances, वैसे सीईटी के स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखना. All the substances they divided into two categories. हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होता है इलास्टिसिटी, दूसरा क्या होता है प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे इलास्टिसिटी मतलब वो रिकवर कर लेगा, सिंपल लैंग्वेज में बोले. प्लास्टिसिटी मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट को रिकवर नहीं कर पाएगा. तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस. इट इज अ प्रॉपर्टी of a substance when external force applied, when external deforming force applied, there are changes in shape, size or both, and when external forces are removed, जब external forces को remove करेंगे. अच्छा 1 मिनट बाद लिंक जा रहा है, चेंज कर लेना, ठीक है. It will recover its original state. It will recover its original state completely. जो बॉडीज को पोसेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडीज. इलास्टिक बॉडीज के एग्जांपल क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थिन मेटल वायर. थिन मेटल वायर हाईली इलास्टिक होता है. मेटल को स्ट्रेच करोगे, स्टील के वायर्स वो स्ट्रेच होते हैं, रिलीज करोगे वापस आ जाते हैं. क्वार्ट्ज, सिलिका का क्रिस्टल होता है हाईली इलास्टिक.